नमस्कार। चलिए आज इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जिसने हिंदुस्तान का नक्शा मतलब हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। ये कहानी है 1857 की, एक ऐसी बगावत की जिसने उस वक्त के सबसे ताकतवर साम्राज्य ब्रिटिश एम्पायर उसकी जड़ें तक हिला दी थीं। इसको भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर उस साल हुआ क्या था। जरा सोचिए, साल 1857। एक चिंगारी जो मेरठ की एक छावनी से उठी और फिर देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत में एक भयंकर ज्वाला बनकर फैल गई। ये गुलामी के खिलाफ उठने वाली पहली संगठित आवाज थी। अब इतने बड़े विद्रोह की जड़ में ना एक बहुत ही छोटी सी लेकिन बेहद विस्फोटक वजह थी। कह सकते हैं कि एक ऐसी चिंगारी जिसने बारूद के ढेर में जैसे आग ही लगा दी। चलिए जानते हैं वो चिंगारी आखिर थी क्या। तो वजह थी एक नई बंदूक। नाम था एनफील्ड राइफल और मसला था इसके कारतूसों का। देखिए, एक अफवाह फैली और वो ये थी कि इन कारतूसों को लोड करने से पहले इन्हें दांत से काटना पड़ता था और जिस हिस्से को काटना था उस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी। अब सोचिए, ये हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिकों के लिए सिर्फ एक अपमान की बात नहीं थी, ये तो उनके धर्म पर, उनके ईमान पर सीधा सीधा हमला था। जरा एक सिपाही की दुविधा को समझिए। एक तरफ अंग्रेज अफसर का हुक्म और दूसरी तरफ अपना धर्म, अपना ईमान। अगर कारतूस को मुंह से लगाया तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और अगर मना कर दिया तो सजाए मौत या कोर्ट मार्शल तय था। यह एक ऐसा जाल था जिससे निकलना लगभग नामुमकिन सा था। और इसी धर्म संकट के बीच मार्च 1857 में बैरकपुर के एक नौजवान सिपाही मंगल पांडे, उन्होंने अपनी बंदूक उठा ली। उन्होंने साफ साफ हुक्म मानने से इनकार कर दिया। ये पहली गोली थी जो चली, पहली आवाज थी जो उठी और इसने हजारों दूसरे सिपाहियों को हिम्मत दे दी। लेकिन देखिए, ये चर्बी वाले कारतूस तो सिर्फ वो चिंगारी थी जो ऊपर ऊपर दिख रही थी। असली आग तो पिछले कई दशकों से ब्रिटिश शासन की नीतियों की वजह से जमीन के नीचे सुलग रही थी। आइए उन गहरी वजहों को भी समझते हैं। इस गहरे असंतोष को अगर बेहतर तरीके से समझना है तो हम इसे 4 हिस्सों में बांट सकते हैं: राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक और धार्मिक कारण और सैनिक कारण। चलिए एक एक करके इन सब पर नजर डालते हैं। राजनीतिक मोर्चे पर अंग्रेजों का सबसे बड़ा हथियार था लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या लैप्स की नीति। इसका सीधा सा मतलब था कि अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं है तो उसका राजपाट, उसकी पूरी रियासत, सब कुछ अंग्रेज हड़प लेंगे। जरा सोचिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का गुस्सा क्यों इतना जायज था? क्योंकि इसी नीति के तहत उनकी झांसी उनसे छीनी जा रही थी। सतारा, नागपुर, कई रियासतें इसका शिकार हुई। आर्थिक तौर पे तो अंग्रेजों ने जैसे भारत को निचोड़ने का काम शुरू कर दिया था। किसानों पर इतना भारी लगान लगा दिया कि उनकी कमर ही टूट गई। भारत के अपने कपड़े और दूसरे सामान पर भारी टैक्स लगा दिया गया ताकि इंग्लैंड से आने वाले माल के लिए बाजार खुल सके। नतीजा, हमारे कारीगर और छोटे व्यापारी भूखे मरने की कगार पर आ गए। और रही बात अच्छी सरकारी नौकरियों की, तो वो तो सिर्फ गोरे लोगों के लिए ही थी। और फिर बात आई धर्म और समाज की। लोगों के मन में ये डर बैठ गया था कि अंग्रेज उनके रीति रिवाजों को खत्म करके सबको ईसाई बनाना चाहते हैं। स्कूलों में, दफ्तरों में, हर जगह एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा था जिससे लोगों को ये लगने लगा कि उनकी अपनी पहचान ही खतरे में है। तो जब विद्रोह की ये आग भड़की तो ये सिर्फ एक जगह तक ही नहीं रही, ये पूरे उत्तर भारत में फैल गई और हर जगह से नए नए नायक उभर कर सामने आए। और फिर जो हुआ उसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 10 मई मेरठ में सिपाहियों ने बगावत का बिगुल बचा दिया। वो रातों रात दिल्ली की तरफ चल पड़े। 11 और 12 मई को दिल्ली पर कब्जा हो गया और बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित कर दिया गया। देखते ही देखते जून आते आते कानपुर, लखनऊ, झांसी, पूरा का पूरा उत्तर भारत इस क्रांति की आग में जल रहा था। पता है, इस क्रांति का कोई एक चेहरा नहीं था, ये कई नायकों की कहानी थी। दिल्ली में भले ही बहादुर शाह जफर एक प्रतीक थे, लेकिन असली कमान तो कानपुर में नाना साहब और उनके जांबाज सेनापति तात्या टोपे के हाथों में थी। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई अपनी तलवार से इतिहास लिख रही थीं, तो उधर लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों को नाको चने चबुआ दिए थे और बिहार में 80 साल के कुंवर सिंह का जोश तो देखने लायक था। इतनी हिम्मत, इतनी कुर्बानियां, इसके बावजूद इतिहास हमें यही बताता है कि यह विद्रोह सफल नहीं हो सका। आखिर ऐसा क्यों हुआ? कहां चूक हो गई? और इस हार के बाद हिंदुस्तान का क्या हुआ? चलिए देखते हैं। तो इसकी कई वजहें थीं।
सबसे बड़ी कमी जो थी वो थी एक सेंट्रल लीडरशिप की। मतलब कोई एक ऐसा नेता नहीं था जो सबको एक साथ एक दिशा में लेकर चल सके। हर कोई अपने अपने इलाके में बहादुरी से लड़ तो रहा था, लेकिन सब बिखरे हुए थे। दूसरी बात, ये लड़ाई पूरे देश में फैली ही नहीं। दक्षिण भारत और पंजाब, ये इलाके काफी हद तक इससे दूर ही रहे। हमारे सिपाहियों के पास हिम्मत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके पास अंग्रेजों जैसे मॉडर्न हथियार या वैसी ऑर्गेनाइज्ड सेना कहाँ थी। और सबसे दुख की बात तो यह है कि कुछ भारतीय राजाओं और रियासतों ने ही बगावत का साथ देने के बजाय अंग्रेजों का साथ दिया। हार के बावजूद इस विद्रोह ने एक बहुत बड़ा बदलाव ला दिया। लंदन में बैठी सरकार को यह समझ आ गया कि अब एक व्यापार करने वाली कंपनी के भरोसे भारत को नहीं छोड़ा जा सकता। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म कर दिया गया और भारत सीधे इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के शासन के अधीन आ गया। मतलब अब भारत आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य का एक गुलाम देश, एक कॉलोनी बन गया। तो क्या ये लड़ाई पूरी तरह बेकार चली गई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। भले ही 1857 में हम जीत नहीं पाए, लेकिन इसकी विरासत बहुत बड़ी है। इसने कंपनी राज का अंत कर दिया। पहली बार लोगों में धर्म और जाति से ऊपर उठकर एक भारतीय होने की भावना जगी, और सबसे बढ़कर इसने आज़ादी की वो लौ जलाई जो अगले 90 साल तक बुझी नहीं और आखिर में 1947 में हमें आज़ादी दिलाकर ही मानी। तो आखिर में सवाल यही उठता है, क्या 1857 की क्रांति एक नाकाम कोशिश थी, या फिर 1947 में मिली आज़ादी की उस शानदार इमारत की पहली ईंट? इसका जवाब शायद इतिहास में नहीं, बल्कि हमारे देखने के नज़रिए में छिपा है। इस पर ज़रूर सोचिएगा।